नमस्कार साथियों, मैं KRS बघेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने जीएस क्लासरूम विन जीएस सर्किल में। पॉलिटी के मॉड्यूल को हम आज से शुरू कर रहे हैं और इसमें हम भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था दोनों कवर करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि संविधान क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों पड़ती है। एक सभ्य समाज या लोकतांत्रिक समाज के लिए संविधान क्यों ज़रूरी होता है। बेसिकली संविधान जो है, जैसा कि आप जानते हैं, एक नियमों का समुच्चय है। और नियम क्यों ज़रूरी हैं? नियम बेसिकली बनाए जाते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए, और हम कुछ गलत चीज़ों से बचे रहें उसके लिए। तो ये हमारा खुद से बचाव करते हैं। जैसे हमारी आदत है, किसी व्यक्ति की आदत होगी अल्कोहल का सेवन करने के लिए, तो हमने नियम बना लिया कि हम अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हम स्वच्छता का पालन करेंगे, हम जिससे रोगों से बचाव होगा, हम प्रातःकाल उठेंगे, योग करेंगे जिससे हम दीर्घायु हों। तो ये जो है, ये नियम जो हैं, ये हमारे लिए संविधान का कार्य करेंगे। ये एक ऐसे पवित्र विचार हैं, इसीलिए संविधान को पवित्र दस्तावेज कहते हैं। सवाल ये है कि संविधान पवित्र दस्तावेज क्यों है। संविधान एक नियम है। यह जो नियम है व्यक्ति के लिए भी बने होते हैं, समाज के लिए बने होते हैं, और जो समाज या समुदाय किसी राज्य में रहता है उसके लिए भी बने रहते हैं। इसीलिए ये पवित्र हैं। व्यक्ति के सेंस में खुद से बचाव करता है कि हम दुर्गुण नहीं अपनाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, योगासन करेंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे, हाथ धोएंगे बाहर से आने के बाद। जैसे कि अभी कोरोना महामारी के में स्वच्छता का बहुत ध्यान करना है, नियम मास्क लगाएंगे। अभी ले लीजिए, मास्क लगाना ये एक नियम हमने बना लिया, सरकार ने बना लिया, हम उसका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। तो ये एक पवित्र बात हो गई, मतलब ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। तो ये एक तरह से हमारे लिए संविधान हो गया। उसी तरह समाज के लिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से टकराव ना हो उसके लिए नियम बनाए गए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कक्षा है, उसमें 100 बच्चे हैं, 90 बच्चे जो हैं मेल हैं, मतलब पुरुष हैं, 10 बच्चे जो हैं फीमेल मतलब महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं 90, गर्ल्स हैं 10। अब बॉयज़ कह रहे हैं कि चूँकि हम लोग बहुमत में हैं और ज़्यादा हैं इसलिए हम लोग खेलेंगे और ये लड़कियां नहीं खेलेंगी। तो ये गलत हो गया ना, ये उस क्लास के समग्रता के लिए सही नहीं है। तो यह स्कूल के संविधान के अंतर्गत आता है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे लिंग का भेद ना हो, लिंग भेद खत्म हो जाए। तो 10 बच्ची लड़कियां हैं तो वो भी खेलेंगी, अगर 90 लड़के हैं तो वो भी खेलेंगे। तो यह स्कूल का संविधान हो गया। तो यह एक अच्छी बात है। तो यह पवित्र दस्तावेज इसीलिए संविधान को कहा जाता है। तो यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, मतलब वो 10 लड़कियों का 90 लड़कों से टकराव ना हो, मतभेद ना हो, उसके लिए स्कूल ने संविधान बना दिया। तो एक व्यक्ति का खुद से बचाव हो गया, हम अच्छी बातें अपनाएंगे, प्रातःकाल उठेंगे। एक व्यक्ति का खुद से बचाव हो रहा है हम, और एक व्यक्ति का दूसरों से बचाव हो रहा है। वो लड़कियां भी 10 लड़कियां भी खेल को खेलेंगी, चाहे क्रिकेट हो चाहे बास्केटबॉल हो, 90 लड़के भी खेलेंगे। यह स्कूल का संविधान हो गया। उसी तरह का राज्य का संविधान होता है कि राज्य किस विचारधारा से प्रेरित होगा, जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होगी, वो सरकार के कितने स्तर होंगे, यह राज्य का संविधान हो गया। तो संविधान जो है नियमों का समुच्चय है और यह पवित्र है। ये जो नियम है ये पवित्र हैं, ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, पवित्र हैं। और यह नियम जो है हमारे भविष्य आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे भविष्य के लिए अच्छे हैं, भविष्य हेतु अच्छे हैं। इसीलिए ये संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि ये जो नियम हैं ये व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी और राज्य के लिए भी, यह उनके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसीलिए संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा जाता है। संविधान जो है पवित्र दस्तावेज है क्योंकि ये जो नियम बनाए, नियमों का समुच्चय है। यह नियम जो है यह व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी और राज्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं, उनके प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो ये नियमों का समुच्चय है, यह पहला बताता है विचारधारा। ये विचारधारा बताता है कि ये जो राज्य है
वो किस विचारधारा से प्रेरित है। दूसरा बताता है कि यह निर्णय करने की शक्ति किसके पास होगी, निर्णय शक्ति किसके पास होगी, निर्णय शक्ति किसके पास होगी। और तीसरा, यह सुरक्षा तंत्र का कार्य करता है। अभी हमने बताया कि जैसे ये सुरक्षा तंत्र या बचाव का कार्य करता है। यह बचाव किससे हम कर रहे हैं, यह बचाव हम खुद से अपने से बचने के लिए कर रहे हैं, अपनी बुरी आदतों से बचने के लिए कर रहे हैं, दूसरों से बचने के लिए कर रहे हैं, और राज्य जो सर्वोच्च सत्ता है उससे बचाव के लिए यह संविधान एक नियम बना देता है। सर्वोच्च सत्ता से बचाव के लिए, सर्वोच्च सत्ता से बचाव के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च सत्ता, तो फिर से देखते हैं यह जो सर्वोच्च सत्ता, ये पहले व्यक्ति खुद से बचाव कैसे करता है। हम अच्छे गुण अपनाएं, हम सुबह जल्दी उठें, योगासन करें, स्वच्छता का पालन करें, कोरोना के समय में मास्क लगाएं। ये सारी चीज़ें हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो नियम है ये हमारे लिए संविधान है, ठीक है। और फिर दूसरों से बचाव के लिए, दूसरों से मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय से टकराव ना हो, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकराव ना हो, कुछ लड़कों का कुछ मतलब लिंग भेद ना हो समाज में, ये सारी चीज़ें, ऊंच नीच का भेद ना हो, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। ये जो नियम होते हैं वो दूसरों से बचाव के लिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक समुदाय का दूसरे समुदाय से बचाव के लिए, टकराव को रोकने के लिए नियम बनाया जाता है। ये जो नियम है वो भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। राज्य या सर्वोच्च सत्ता से बचाव के लिए, राज्य जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि उत्तर कोरिया में कि सभी एक ही तरह का बाल कटवाएंगे। तो ये जो राज्य जो है, सर्वोच्च सत्ता जो है, कुछ मनमाने फैसले लेती है जो एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। इतना तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम बाल कैसे कटवाएं। वेशभूषा की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है। ये खैर ये हम आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन एक मोटा मोटी कुछ चीज़ें एक सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसकी प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि कुछ स्वतंत्रताएं वो उसे प्राप्त हों एक सभ्य समाज को। तो ये जो बचाव है, ये उत्तर कोरिया का उदाहरण हम ले रहे थे। यह राज्य के मनमाने फैसलों से बचाव के लिए भी एक सुरक्षा तंत्र का कार्य करता है। ये जो नियम होंगे वो भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान जो है सुरक्षा तंत्र का कार्य करता है। दूसरा है संविधान निर्णय शक्ति या निर्णय करने की क्षमता या शक्ति, पावर किसके पास होगी, कौन फैसले लेगा राज्य के, वो बताता है कि निर्णय कौन करेगा, शक्ति कौन लेगा, सभी समाज के भलाई के लिए कौन फैसले लेगा, शासन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें बताता है। तीसरा है कि विचारधारा, यह बताता है कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा समाज है, वो किस विचारधारा से प्रेरित है। विचारधारा इन सेंस कि वह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगर इसको आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यह समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित। समाजवादी जो समग्र समाज के लिए सोच रहा है, जैसे रूस हो गया और चीन हो गया साम्यवादी, और पूंजीवादी जैसे जो बाज़ार के बारे में सोच रहा है और बाज़ार को ही निर्णय करने की शक्ति बाज़ार के पास होती है, वो जैसे पश्चिमी देश हो गए, बेसिकली यूएस हो गया और ब्रिटेन वगैरह हो गया। और मिश्रित हो गया जैसे भारत में कि जो फैसले लिए जाएंगे आर्थिक निर्णय वो समाज और बाज़ार दोनों को समय के हिसाब से देखकर, लेकिन मुख्य समाज की भलाई के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है और कुछ फैसले जो हैं बाज़ार पर छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए भारत में मिश्रित है। तो जो आर्थिक इसका परिप्रेक्ष्य है, विचारधारा, तो ये संविधान में ही उल्लिखित होता है। जैसे भारत की प्रस्तावना में दिया गया है कि लोकतांत्रिक समाजवादी, तो ये विचारधारा जो नियम बना दिए गए हैं ये कभी बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि ये जो फैसले हैं ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये नींव होता है, समाज के लिए नींव होता है, व्यक्ति के लिए नींव होता है,
क्योंकि वो अच्छे नियम बनाए, वो खुद का संविधान हो गया। समाज के लिए नियम हो गया कि समाज में मतभेद ना हो, मनमुटाव ना हो, वो समाज के लिए अच्छी प्रगति के लिए सहायक है। उसी तरह राज्य जो देश है वो किस विचारधारा से प्रेरित होगा, वो देश आगे खुशहाल है, आर्थिक प्रगति करे, ये कुछ नियम संविधान में डिफाइन होंगे वो। तो इसीलिए संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि यह नियम बदल नहीं सकते हैं, ये नींव होते हैं। तो ये नियमों का समुच्चय है। ये नियम ये विचारधारा को प्रभावित करती है। ये नियम बताते हैं कि निर्णय शक्ति या पूरे समाज के कल्याण के लिए निर्णय शक्ति किसके पास होगी, अर्थात ये जनता के पास होगी या किसी राजा के पास होगी। जनता के पास होगी तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी, मतलब, और प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी। राजा के पास होगी यह राजशाही कहलाएगी। इसका मोटा मोटी हमने देखा। फिर यह सुरक्षा तंत्र का कार्य करती है। यह एक इम्यूनिटी शील्ड होती है। यह खुद से सुरक्षा करती है, मतलब हम अपने दुर्गुणों को त्याग लें तो ये हमारा संविधान है, ये हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा है। दूसरों से बचाव के लिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से टकराव रुके, एक समुदाय का दूसरे व्यक्ति समुदाय से टकराव रुके, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। तो यह समाज के लिए, समुदाय के लिए सुरक्षा तंत्र का कार्य करती है। व्यक्ति का राज्य से टकराव रोकने के लिए जो सर्वोच्च सत्ता होती है, जो निर्णय लेती है, उसके बचाव के लिए कुछ नियम बनाएंगे कि वो एक सीमित दायरे में कार्य करे, वहाँ विधि का शासन ही हो, मतलब लॉ के, कानून के सामने सभी बराबर हों, ऊंच नीच को देखकर फैसला नहीं लिया जाएगा। तो जो राय और राज्य सभी समाज के अंतिम व्यक्ति, जैसे गांधी जी की विचारधारा है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक के उदय के लिए सोचेगा, राज्य प्रयास करेगा। तो ये, और कभी भी अपने मनमाने फैसले नहीं देगा। एक सीमित सरकार होगी, कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी, और ये सारी चीज़ें हैं राज्य के विरुद्ध बचाव करती हैं। तो संविधान इसीलिए बनाया जाता है, एक सुरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। अब हम जैसे जैसे ये समाज आगे बढ़ता है, अब हम देखेंगे कि समाज, ये संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी समाज या देश को। तो समाज सबसे पहले एक आदिम समाज रहा होगा। आदिम समाज, वहाँ भी फैसले लेने की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति या सरदार को मिली होगी। तो हमने देखा कि आदिम समाज था, उसके निर्णय शक्ति किसके पास होगी, वह किन नियमों से संचालित होगा। अब जब ये आदिम समाज आगे विकसित हुआ तो यही जनपद और महाजनपद में कन्वर्ट हुआ। जनपद, महाजनपद, यहाँ भी निर्णय करने की शक्ति किसी के पास होगी, जैसे राजा। और ये इसके भी कुछ नियम होंगे कि यह, जैसे वैदिक काल में ही आप देख लीजिए कि वो ऋग वैदिक काल में वह पशुपालक अर्थव्यवस्था थी, और फिर उत्तर वैदिक काल और आगे चलकर वो कृषि प्रधान हो गई, और यही क्रम आगे चला। फिर अब आधुनिक राजनीति में इसी को राज्य कहते हैं, यह राज्य बना। तो यह आदिम समाज से जनपद में कन्वर्ट हुए। जनपद जब उनका क्षेत्र बढ़ा, वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, तो यही ये राज्य बन गए। आधुनिक पॉलिटी में ये राज्य हो गया। अब समझ लेते हैं ये राज्य के आवश्यक गुण क्या होते हैं। तो राज्य बेसिकली एक निश्चित भूभाग होता है, वहाँ एक निश्चित भूभाग होगा। राज्य एक निश्चित भूभाग है, वहाँ एक जनसंख्या होगी, वेल डिफाइंड जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन। उसकी एक सरकार होगी, जो अथॉरिटी होगी, सर्वोच्च सत्ता जिसके पास होगी वो सरकार होगी। सरकार कैसी होगी इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसकी सरकार होगी, और साथ ही यह जो राज्य है संप्रभु होगा। किसी भी राज्य का आवश्यक गुण होता है संप्रभुता। अगर हम आंतरिक रूप से सर्वोच्च नहीं है, हम जो फैसले ले रहे हैं, जो उस राज्य का प्रतिनिधि है वो जो फैसले ले रहा है, जनसंख्या जो उसमें निवास करने वाली जनता है उसके खिलाफ विद्रोह कर दे रही है, तो ये आंतरिक रूप से सर्वोच्च नहीं माना जाएगा। उसी तरह हम राज्य जो फैसले ले रहा है वो किसी दूसरे राज्य या प्रदेश के प्रभाव में आकर ले रहा है, तो बाह्य रूप से सर्वोच्च नहीं हुआ। तो संप्रभुता के दो आवश्यक गुण होते हैं, आंतरिक रूप से सर्वोच्चता और बाह्य रूप से स्वतंत्र। संप्रभुता बराबर होती है आंतरिक सर्वोच्च और बाह्य स्वतंत्र, बाह्य रूप से स्वतंत्र, तभी वह राज्य माना जाएगा। बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा तभी वो राज्य माना जाएगा। तो जैसे जैसे समाज विकसित होता है, आदिम समाज से जनपद बने, महाजनपद बने, राज्य बना, तो हर काल में
वहाँ एक निर्णय शक्ति किसी के पास होगी, वह उसके कुछ नियम होंगे, जैसे आदिम समाज किस तरह की पूजा करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा करेगा, और विचारधारा कैसी रहेगी। ये 3 चीज़ें हैं। और साथ ही कुछ बचाव के कार्य होंगे यहाँ पर कि सुरक्षा तंत्र प्रदान किया जाएगा उस कबीले में रहने वालों को। उसी तरह निर्णय शक्ति जनपद में हो किसके पास होगी, वो किस विचारधारा से प्रभावित होगा, वो अपने रहने वाले जनसंख्या को किस तरह उन्होंने कुछ स्वतंत्रताएं दी। और उसी तरह आधुनिक राज्य में निर्णय शक्ति किसके पास होगी और वह किस विचारधारा से प्रभावित होगा। अगर हम आधुनिक राज्य की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए निर्णय शक्ति किसके पास होगी, निर्णय कौन करेगा। यह सरकार जो है यह 2 तरह की होगी, या तो जनता निर्णय करेगी, तो जनता अगर निर्णय करेगी तो यह कहलाएगी लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक। और अगर वहाँ कोई राजा होगा या कोई एक व्यक्ति होगा या तानाशाही हो सकती है, तो निर्णय करने की शक्ति किसी न किसी के पास होगी, तो वो उसका संविधान हो गया। उसी प्रकार ये राज्य है किस विचारधारा से प्रेरित है। अगर ये पूंजीवादी होगा तो बाजार के बारे में ज़्यादा सोचेगा, ये उसकी सारी निर्णय जो होंगी आर्थिक रूप में जो निर्णय लेगा वो बाजार को ध्यान में रख कर करेगा। ये पूंजीवादी, यह राज्य जो है पूंजीवादी संविधान से प्रेरित होगा। या अगर उस समग्र समाज के बारे में सोच रहा है तो वह समाज की भलाई के लिए सोच रहा है तो वो समाजवादी कहलाएगा, समाजवादी। पूंजीवादी बेसिकली पश्चिमी देश जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोप के अधिकतर देश हो गए पश्चिमी देश। समाजवादी जैसे रूस, साम्यवादी जैसे चीन, ये तो कम्युनिस्ट कहले जाएंगे। और एक आर्थिक रूप में मिश्रित होता है, जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे मुख्य लक्ष्य जनता की भलाई है, समाज की भलाई है, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है, इसलिए भारत समाजवाद की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है। इसको गांधीयन समाजवाद कहते हैं। प्लस आवश्यकता अनुसार पूंजीवाद को भी, यह थोड़ा सा निर्णय क्षमता सबसे ज़्यादा जनता के पास होती है और कुछ निर्णय शक्ति पूंजीवाद, मतलब यह मिश्रित है, मतलब यह समाजवाद प्लस पूंजीवाद का यहाँ पर रूप है। यहाँ भारतीय जो अर्थव्यवस्था है समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रित रूप है और ज़्यादा झुकाव भारत में समाजवाद की तरफ है। इसको गांधीयन समाजवाद भी कहते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि जो संविधान होता है बेसिकली यह एक सुरक्षा तंत्र का कार्य करता है और हर चाहे समाज कैसे कैसे विकसित हुआ और सभी के पास अपना एक बेसिक नियम होगा। वही नियम जो है इसी तरह संविधान का जन्म हुआ है। वही नियम जो है आधुनिक भाषा में संविधान कहे जाते हैं, क्योंकि ये नियम किसी भी समाज के नींव होते हैं। ये नींव होते हैं, जैसे ये किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, निर्णय शक्ति किसके पास है, ये सुरक्षा तंत्र अपनी जनता को कैसे सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बना रहे हैं। निर्णय शक्ति, सुरक्षा तंत्र, ये बचाओ, एक व्यक्ति खुद से सुरक्षित रहे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुरक्षित रहे, एक समुदाय दूसरे समुदाय से सुरक्षित रहे, उसमें मनमुटाव ना हो, राज्य अपने मनमानी निर्णय अपने रहने वाली जनता या व्यक्तियों पर न थोपे, जैसे उत्तर कोरिया में हुआ अभी कि बाल सभी एक ही तरह का कटवाएंगे। तो ये जो निर्णय बचाव तंत्र है ये भी संविधान के अंतर्गत ही आता है। तो ये आदिम समाज से लेके अभी जो आधुनिक राज्य हैं उस सभी का अपना संविधान है। तो ऐसे संविधान की उत्पत्ति हुई है। ये सारी चीज़ें संविधान है। तो बेसिकली हम इसमें यही देखते हैं, विचारधारा कैसी है कि ये राज्य किस विचारधारा से प्रेरित कर रहा है, वहाँ निर्णय शक्ति किसके पास है, ये निर्णय शक्ति वो लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है, मतलब जनता अगर वहाँ शासन कर रही है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, या राजशाही वहाँ राजा शासन कर रहा है, या किसी एक व्यक्ति का शासन है, तानाशाह हो गया। और सुरक्षा तंत्र, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो व्यक्ति को एक व्यक्ति से बचाता है, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो राज्य वो फैसले नहीं करेगा जो व्यक्ति को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, जैसे खाने की, बोलने की, पहनने की, ये सारी स्वतंत्रताएं। राज्य अपने मनमानी निर्णय नहीं फैसलेगा, विधि का शासन होगा, राज्य से बचाव या बेसिकली संविधानवाद कहा जाता है। यह जो सुरक्षा तंत्र है यह संविधानवादी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं
राज्य से जो सुरक्षित करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो संविधानवाद कहा जाता है। संविधान में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो राज्य से सुरक्षित करती हैं, जैसे इसका विधि का शासन, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि ऊंच नीच का भेद नहीं करेगी, कोई ऊंचा है तो उसके लिए निर्णय दे दी, कोई गरीब है तो उसको उसके खिलाफ निर्णय दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। विधि के समक्ष सभी समान है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है संविधानवाद के अंतर्गत आता है। तो खैर इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमने देखा कि संविधान है क्या, यह नियमों का समुच्चय है। संविधान क्यों जरूरी है और यह कैसे उद्भूत हुआ। आदिम समाज से लेकर आधुनिक राज्य तक सभी के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, और यह आज के वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों के लिए तो यह आवश्यक ही है कि निर्णय शक्ति किसके पास होगी, नियम कौन बनाएगा, किस विचारधारा से प्रभावित है, यह अपने नागरिकों को आपस में लड़ने से बचाएगा और राज्य के मनमाने तरीक़ों से बचाएगा। ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपकी अपनी कोचिंग विंध्य जीएस सर्किल में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।